नमस्कार, हिमाचल टुडे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्री बचन सिंह राणा जी, जो कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और हिंदू रक्षा संगठन जो है उसके भी ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और इन्होंने 2019 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष ज्ञापनों के माध्यम से उठाया था। तो आज उनसे चर्चा करेंगे कि जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे उन पर कितना अमल हुआ है। तो सबसे पहले राणा जी, आपसे अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने एक आवारा पशुओं की समस्या उठाई थी, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। आपको पता है कि हमने 2019 लोकसभा के दौरान पूरा साल एक साल चीख कर गौ सदन के बारे में कहा था कि गौ सदन बनाए जाएं और जो भी आवारा पशु घूम रहे हैं उनको शेल्टर मिले, क्योंकि बूचर्स ले जा रहे थे, बड़ी निर्मम हत्या हो रही थी और कई प्रकार के प्रकरण हमारे सामने आ रहे थे। तो इसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज जयराम सरकार ने जो काम किया है वो सराहनीय है। कांगड़ा में उन्होंने 3 गौ सदन दिए हैं, बाकी साइड 2-3 और दिए हैं, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी, एक जो कांगड़ा का एयरपोर्ट है, इसके बारे में एक लोगों को समस्या आ रही थी कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसको मंडी में शिफ्ट किया जा रहा है और मंडी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो आपने इस मुद्दे को भी अपने पिछले चुनाव में सरकार के समक्ष उठाया था। तो गगल के एयरपोर्ट के मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, आपको दर्शकों को बताएंगे। धन्यवाद चौहान जी। कांगड़ा एयरपोर्ट एक बहुत अहम भूमिका अदा करता है आज हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए। स्पेशली कांगड़ा, चंबा, इवन मंडी तक के लोग, हमीरपुर के लोग वहाँ आते हैं, क्योंकि 1.5-2 घंटे का दूरी है। तो उस टाइम मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक था। पर वहाँ से जो जब मैंने मुद्दा उठाया और माननीय डीसी महोदय को इसका ज्ञापन दिया, उसके जरिए मैंने सरकार को अपनी को दिया और सरकार के जरिए प्रधानमंत्री महोदय तक ये हमारा अपील आई थी। उसका बाद में जब इसका सोल्यूशन किया गया तो भी मेरे पास इसका लेटर है, उनका बाकायदा जवाब है दोनों का। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं और वहां कांगड़ा चंबा की जनता को बहुत बहुत बधाई। आज जो कांगड़ा एयरपोर्ट है उसका विस्तारीकरण शुरू है और मैं समझता हूं कि लोगों का मुआवजे की भी बात है जो हमने उठाई थी, तो लोगों को उनका ज़मीन का मुआवजा भी प्रॉपर तरीके से तय हो रहा। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई सरकार को। कांगड़ा एयरपोर्ट जो वहाँ पर है, अभी हमने पूरे साल इसका मुद्दा उठाया था और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राणा जी, जैसे कि अनुसूचित कल्याण बोर्ड बना हुआ है, ओबीसी कल्याण बोर्ड बना हुआ, तो आपने एक मुद्दा बनाया था कि सामान्य जनजाति कल्याण बोर्ड भी बनना चाहिए। तो इसके बारे में आप बताएंगे कि इसके बारे में भी आपने बहुत ज्ञापन दिए थे, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई अभी तक। बहुत सही। सामान्य जनजाति बोर्ड भी इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता है कि हर वर्ग में गरीबी है, हर वर्ग में कुछ ना कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई ना कोई किसी संस्था या किसी बोर्ड का गठन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पिछड़ा वर्ग, अन्य जातियों के लिए जो बोर्ड हमने देखे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी है, तो इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में मैंने 2019 की लोकसभा में जोर शोर से इसके ज्ञापन दिए हैं, जगह जगह मुद्दा उठाया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सरकार को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और सरकार को काम करने के लिए वादा किया जाएगा, कोई भी सरकार आए। और 1 साल से कोरोना काल में इसके ऊपर काम नहीं हुआ है। फिर कोरोना जैसे थोड़ा सा डाउन होता है, जिस प्रकार से हम डे टू डे वर्किंग में आते हैं, फिर इसको सामान्य जनजाति कल्याण बोर्ड के लिए फिर जोर से मुद्दा उठाया जाएगा। राणा जी, एक जो महाराणा प्रताप हमारे एक महान योद्धा हुए हैं, उनकी कुछ राज्यों में जो उनकी जीवनी वो पाठ्यक्रम में शामिल है, तो हिमाचल में इस महाराणा प्रताप की जीवनी को शामिल करने के बारे में भी आपने आवाज़ उठाई थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। हाँ दोले जी, महाराणा प्रताप हम लोग सभी ने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा हिमाचल प्रदेश से महाराणा प्रताप जी के बारे में। पर अभी हमें ये उसके ऊपर फैसला करना है कि महाराणा प्रताप जी के बारे में किस तरह से हम प्राथमिक कक्षाओं में इसका सिलेबस में ऐड किया जाए, उसके बारे में थोड़ा सा संज्ञान लेने की ज़रूरत है सरकार को। क्योंकि ताकि हमारे बच्चे अगर शुरू से ऐसे पढ़े तो महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे तो उनके जीवन पर उसका क्या असर पड़ सकता है। तो पॉजिटिव चीज़ें आनी चाहिए। महाराणा प्रताप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हिंदुस्तान के वो दिल रहे, हिंदुस्तान की आन बान शान रही है। अगर
उनके लिए इस तरह से सरकार कोई इसके ऊपर शोध करके कि किन क्लासेस से इनको शुरू कर देना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। और मैं ये भी कहूँगा साथ में, जो हमारे हिंदुस्तान की धरोहर, जो आज हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का दर्जा दिलाने के लिए, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता है। मैं ये भी मांग करूँगा कि जो भी संस्था हिंदुस्तान में चले वो हिंदुस्तान का जय हिंद या हिंदुस्तान का हिंदी का सदैव जरूर लागू हो सब जगह। हमारी जो विचारधारा, हमारी जो संस्कृति है, उसके ऊपर बिल्कुल कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करे, जैसे अन्य देशों में नहीं करते हैं, वैसे हिंदुस्तान में भी पूर्ण रूप से हिंदू राज्य का, हिंदू स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए हिंदुस्तान। राणा जी, जैसे हमारी आवारा पशुओं की समस्या थी, उसी तरह कुछ गांव में बंदरों की, जंगली सूरों की और अन्य जो जंगली जानवर है वो भी गांव में घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान करते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या सुझाव है? इसके लिए क्या कारगर नीति होनी चाहिए और इसके क्या कारण है? ये बहुत आपने सही कहा। पहले हमारा जो तहसील लगती है सुसुड़ा में, ये प्रॉब्लम बहुत जगह जगह पर थी। जैसे चूड़ा हमारा वहाँ है, चूड़ा साइड में बंदर हुआ करते थे, तो इस प्रकार कुछ ऐसे 2-4 सेजू चूड़ा, तो यहाँ बंदर हुआ करते थे, मैं बचपन से देखता हूँ। पर हमारे यहाँ बंदर नहीं आते थे कभी, इक्का दुक्का। पर आज इतने बंदर आ रहे हैं, इतने जंगली सुअर है, जंगली गाय हैं, कि हमारे खुद गांव की खेती वहाँ नहीं हो रही, कोई खेती नहीं कर पाता है। तो इसी प्रकार जो हमारी बेल्ट है पूरी तरह से उजड़ गई है, पूरी तरह से जंगल लगते हैं, जो खेत है जंगल बन गए हैं। मैं सरकार से अपील करूँगा कि जैसे उत्तर प्रदेश या कई ऐसे प्रदेशों में कुछ जैसे चिन्ह जगह हैं जिन्होंने ये इस प्रकार के मॉड्यूल लाए हैं कि कोई भी बाहर का पशु पक्षी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे तारे हैं, ऐसे लगाए हुए हैं। तो ऐसे उपकरण अगर माना हिमाचल प्रदेश में भी सरकार अच्छे लोगों के साथ मिलकर या गांव वालों के साथ मिलकर उनका भी कुछ थोड़ा सहयोग ले ले और अपना भी दे दे, तो सहयोग के साथ कुछ ऐसा भी काम कर ले तो उसके लिए कोई बुरा नहीं है, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे लोगों के लिए आज रिटायरमेंट एज हमारी, माना फौज में भी 48-50 के करीब लोग घर चले जा रहे हैं। उसके बाद में अगर नौकरी नहीं है तो कम से कम इससे बड़ी नौकरी क्या है। कोरोना काल में आपको पता चला, इस तरह से तमाम प्रकार के कई ऐसे आगे चलकर महामारियां फैले या कुछ इस प्रकार का, तो अगर हमारे गांव मजबूत नहीं होंगे, हमारे शहर मजबूत नहीं होंगे लोकल, तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे आगे आने वाली जनरेशन पर। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि गांव-गांव में इस तरह के उपकरण लगाए जाएं ताकि गांव के गांव उनके ऊपर निर्भर रहें। ये बहुत ज़रूरी है। बाहर के प्रादेशिक सरकारों से मिलकर जो भी नई तकनीक आ रही है उन तकनीक को देखें और अपने वहाँ साझा करके किसी भी कहीं ना कहीं से इसको किसी प्रकार से लागू करने की कोशिश की जाए तो कोई इसमें ठीक है। एक राणा जी, ये भी एक समस्या हो सकती है कि हमारे जो जंगल काटे जा रहे हैं और फलदार जो वृक्ष नहीं रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये हमारा मुद्दा भी रहा है और इसका ज्ञापन भी दिया है हमने, और हमने ये भी कहा था कि अगर किसी प्रकार से हम लोगों को जंगलों को बिल्कुल कटाव बंद कर देना चाहिए और जंगलों में बीज छोड़ते जाओ, सिर्फ बीज सभी जंगलों में फेंकते जाओ, हवाई जहाज के जरिए या किसी भी प्रकार से जो आपको मीन्स उपलब्ध है वहाँ से सारे जंगलों में फलदार बीज छोड़ते जाओ। अभी फलदार वृक्ष जितने लगेंगे, पेड़ पौधे लगेंगे वहाँ पर, तो वाजिब है कि वहाँ जो पशु पक्षी बाहर भाग रहे हैं वो जंगलों में खाएंगे, पिएंगे, फल खाएंगे, पौधे खाएंगे, तरह तरह का मज़ा आएगा उनको। तो वो क्यों नीचे आएंगे, नीचे नुकसान करने फसलों में क्यों आएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो जंगलों का कटाव बंद कर दिया जाए और दूसरे जितना हो सके फलदार वृक्षों को बढ़ावा दिया जाए। मैं यही कहना चाहूँगा, कटाव बिल्कुल जंगलों का बंद कर दिया जाए। सर, हमारे जो गांव स्तर पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं अभी बहुत कमज़ोर हैं। आपने ये मुद्दा उठाया था कि जो हमारे जो गांव में जो हॉस्पिटल है उनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो अभी तक बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है और कई हमारे पेशेंट जो है एम्बुलेंस की वजह से ठीक समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या सरकार से मांग करेंगे? चौहान जी, ये तो मुद्दा मेरा पर्सनल भी रहा है। आपको पता है कि एक एम्बुलेंस मैंने इसी के तहत जो 76 में रहन करके जगह है, दिव्यांग आश्रम चल रहा है, उसमें मैंने एक आप ही के सभी के प्रपोजल पर मैंने एक वहाँ एम्बुलेंस दान दी थी कि वहाँ ये देखते हुए कि वहाँ के जो विकलांग बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, उनके यहाँ बच्चे जो उन्होंने देख रेख के लिए रखे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं वो 76 में,
तो मैं ये एक ट्रायल के लिए वहाँ एम्बुलेंस की कोशिश करके, हालांकि उनको मैंने ये भी कहा था कि एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तो किसी बीमार के लिए भी इसको उपकरण लगाकर आप कुछ काम किया जा सकता है इमरजेंसी में। इस प्रकार में ही मैं खुद ही चाह रहा था कि मैं जितना काम कर सकूं, एम्बुलेंस के ऊपर मुझे खास फोकस करके काम करने की ज़रूरत लग रही थी। तो उसका मेरा भी अपना मुद्दा था कि मैं भी कहीं ना कहीं एम्बुलेंस योगदान करूँ आगे चलकर, और करूँगा। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात आप देखिए कि हमारा टांडा हॉस्पिटल है। टांडा हॉस्पिटल में आज सभी डिपार्टमेंट फंक्शनल हैं, मैं मानता हूँ, पर अभी टांडा हॉस्पिटल की सभी डिपार्टमेंट फंक्शनल होने के बाद उसके ऊपर लोड इतना पड़ गया होगा, मैं समझ रहा हूँ यहाँ से बैठे बैठे, कि उसके लिए कैटर करने के लिए जो हमारे निचले लेवल के स्तर होते हैं, जो रेफरल सर्विसेज बोलते हैं, वहाँ एक तो स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए रेफरल सर्विसेज जो निचले लेवल की हैं, तहसील लेवल की हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और तहसील से हर तहसील में एक एम्बुलेंस को कनेक्ट कर दिया जाए ताकि 24 आवर में उस तहसील से कोई ऐसे आपके पास एक्सीडेंट आता है, ऐसा केस आता है, तो जल्दी से जल्दी रेफरल सर्विसेज से पहले तहसील में देखा जाए। तहसील में नहीं होता इमीडिएटली उसको रेफर करके वहाँ टांडा ले जाया जाए, क्योंकि टांडा में और उसको विस्तारीकरण करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ वचन सिंह राणा जी, जो कि पूर्व प्रत्याशी रहे हैं लोकसभा चुनाव से और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और इन्होंने जो मुद्दे उठाए थे, इनका कहना है कि उनमें से अधिकांश पर सरकार ने मोहर लगा दी है। जैसे कि गौसदन का मुद्दा था वो हल हो गया है, गगल एयरपोर्ट का मुद्दा जो था विस्तारीकरण का वो भी हल हो गया।